नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और गपशप आज एक इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ करवाने वाले हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी में रिप्रेजेंट भी किया, बिलावल भुट्टो को पढ़ाया भी, इमरान खान साहब की जूनियर भी रहीं और पीटीआई की सपोर्टर भी हैं और पीटीआई के डिफरेंट सैनेटर्स के साथ काम भी करती रहीं। आज हम आपको इस प्रोग्राम में पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़र से दिखाएंगे, उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो थे कैसे स्टूडेंट थे और इमरान खान साहब ने जो वादे दावे 2010 में किए, क्या 2018 में वज़ीर आज़म बनकर उनको पूरा किया या नहीं। तमाम तर सिचुएशन जानेंगे। हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल की बुनियाद पर पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, ये भी जानेंगे। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसा गुजर रहा है पाकिस्तान में वक्त, क्योंकि बाहर तो लोग कहते हैं बहुत फैसिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान में सिर्फ टेंशन्स मिलती हैं, ऐसा कुछ है या फिर नॉर्मल है दोनों मुल्कों में ज़िंदगी? वालेकुम अस्सलाम हिना, थैंक यू एंड प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मेरा तो दिल पाकिस्तान में ही लगता है, तो ऑफ कोर्स यू नो टेंशन्स बाहर भी हैं इधर भी हैं, लेकिन आई एम रियली एंजॉइंग इट। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, लोगों से इंगेज कर रही हूँ सियासी काम, तो आई एम हैविंग एन अमेजिंग टाइम। पाकिस्तानी मुश्किलात और वहाँ की मुश्किलात में सिमिलैरिटीज़ हैं या यहाँ की मुश्किलात कुछ और हैं, वहाँ की मुश्किलात कुछ और हैं? मुझे लगता है यहाँ की मुश्किलात बहुत ही बेसिक हैं, जैसे यू नो जैसे बेसिकली पाकिस्तान इज़ अ ब्राउन फील्ड, यहाँ पे इतना काम है होने वाला, यू नो, और इंग्लैंड इज़ अ ग्रीन फील्ड। सो इस तरह मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बड़ी लक्शोरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, यू नो, वुमेंस राइट्स। लेकिन यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, हम तो बेसिक चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, प्राइसेस और यू नो हमारी जो क्लास डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे लक्शोरियस। तो एक दिस इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हमारी ज़रूरियात की मुश्किल है बेसिकली जो कहा जाता है। तो मैम, आप आई हैं लंदन से, लंदन में हैं हमारे नवाज शरीफ साहब और नून लीग की काफ़ी ज़्यादा क़यादत। अक्सर टीवी पर यह नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा शोर वावेला मच रहा है, वो भी वहाँ पर तंग आए हुए हैं एवन फील्ड में कि ये क्या हो रहा है, रोज़ पाकिस्तानी आके जो है तमाशा लगाते हैं। ऐसा वाकई भी हो रहा है या ये सिर्फ सोशल मीडिया में ही हमें दिखाई देता है? नहीं, ऐसा वाकई ही हो रहा है। वहाँ पे बहुत एहतजाज करते हैं लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके बाकायदा, और फिर मैं अक्सर हम वहाँ से जब ड्राइव कर रहे होते थे तो उनके घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं और यू नो विद बैनर्स, और कभी यू नो पीपल आर यू नो ऑनेस्टली इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत तंग आ गए हैं और उनको चोर और यू नो इस तरह बहुत ज़्यादा उनकी वहाँ पे डिफेम होते हैं, और लोग तो इस हद तक चल जाते हैं अंडे भी फेंकते हैं उनके घर पे। तो वहाँ पे उनका जो यहाँ पे इमेज है वहाँ पे भी वही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब तंग आए हुए हैं और उनका इमरान खान में और पीटीआई में बहुत एक ट्रस्ट है। तो इसीलिए तो रिमिटेंसेस इतनी बड़ी थी जब इमरान खान के टाइम का गवर्नमेंट यू नो उनका दौर था, तो रिमिटेंसेस इसीलिए आ रही थी, उनका एक ट्रस्ट था ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो दे रियली लाइक इमरान खान। डू यू थिंक सो कि जैसे एहतजाज किया जाता है नून लीग की क़यादत के घर के बाहर, एवन फील्ड के बाहर, या नवाज शरीफ साहब के या नून लीग के जो क़यादत है उसके घर के बाहर, ये ठीक तरीका है एहतजाज करने का या कुछ और होना चाहिए? इस तरीके से खुल्लम खुल्ला नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि पीटीआई जो मुखालफिन है उनके जो कारकुन है, उनका ये कहना है कि पीटीआई जो है वो बदतमीज़ी करती है, वो बदतमीज़ जमात है, उन्होंने तू तराक की आदत डाली और इस तरीके की जो सियासत है पीटीआई से शुरू हुई। डू यू थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये जो एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सारी एक दूसरे को डिफेम कर रही हैं और दे ऑल हैव सिमिलर टैक्टिक्स। पीटीआई तो एक्चुअली प्रोसेस फॉलो कर रही है, यू नो अभी तक वही तो हैं जो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं। और जब यू नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो इमरान खान he followed the courts and he listened and he left. So अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलीज, ये तो एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। ये सही तरीका है। जो उनके खिलाफ हुआ है, जो अभी पीटीआई की रैली में रिसेंटली जो अभी हुआ है मार्च में, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वो अब ये कौन कर रहा है? सो यू नो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि एक पार्टी है और एक सियासी यू नो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं और उसके विद इन अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ये तो सब कुछ सियासत का हिस्सा है। कानून के मुताबिक तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम इंटरनेशनल फोरम पर जो है आम पाकिस्तानी की अगर बात करें, हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि खान साहब के साथ ज़्यादती हो गई या हमारे हुकूक किस तरीके से जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। वोट देने का हक़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि 90 दिन के अंदर अंदर करवाएं। तो मैडम ये कहिएगा कि आम पाकिस्तानी इंटरनेशनल फोरम पर किस तरीके से जो है अपनी आवाज़ उठा सकता है? कोई फोरम है ऐसा जिसमें पाकिस्तानी जाके बता सके? पाकिस्तानीज़ के लिए देखिए, अब पूरी दुनिया देख रही है जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो हुआ है ज़िले शाह के साथ, और ये सब ने नोटिस किया है, यूएन तक ये बात कही है। तो पाकिस्तानीज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट हैं। हम जो पाकिस्तानीज़ यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो अपने ओवरसीज़
पाकिस्तानीज़ को अपील कर सकते हैं, और वहाँ पे एक PTI की और पूरे पाकिस्तानीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो एक तो उनको अपील करें, दूसरा जो हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप UN को लिखें, आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखें, तो ये सब। और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना दौर है, अगर आप कुछ भी पोस्ट कर दें तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे नोटिस इट एंड दे विल पिक अप ऑन इट। लेकिन नोटिस तो करते हैं, कभी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है अपील की। पाकिस्तान में तो उनका कहना है कि क्योंकि ताकतवर लोग जो हैं वो सियासत में हैं और वो होल्ड करें तमाम तर चीज़ें, तो इसलिए हमारी नहीं सुनी जाती। लेकिन मैडम, अगर UN नेशन में लिखी और पीछे से अगर सुनवाई ना हुई तो फिर क्या करेंगे? सुनवाई होती है वहाँ पे, ये हमारे लीडर्स का काम है। अब लोग तो, हम तो पिटिशन कर सकते हैं ना, हम तो फाइल कर सकते हैं कि ये हमारी कंट्री में हो रहा है, ये वायलेशंस हो रही हैं। लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी जब वेरी प्लीज़ कि US ने ये चीज़ें पिकअप की, और उनकी जो अभी करंट रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने 60-70 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें सारी वायलेशंस जो जब से लास्ट ईयर से, जब से PDM गवर्नमेंट आई है, और हमारी रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स जो है, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, उसमें ये था कि हमारी जो रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, दिस इज़ 129 आउट ऑफ 140, इतने हम उसमें सो वी आर लो इन दैट। सो ये इंटरनेशनल ऑडियंस ये पिकअप कर रही हैं चीज़ें, और लेकिन ये हमारे लीडर्स का काम है जो इसको अब फोर फ्रंट पे लेकर जाएं। तो अब ये कहाँ है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और ये जो हमारे सारे एम्बेसडर्स हैं, उनको तो ये चीज़ हाईलाइट कर रहे होना चाहिए, और जो हमारी कंट्री के हालात हैं, दे शुड बी टेकिंग दिस टू द UN एंड फाइटिंग फॉर द पीपल। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब का किरदार जो है वो उनको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और ये बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक फॉरेन मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब, उनको पढ़ाने का आपका इत्तेफाक हुआ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was good, it was interesting. Of course, उस वक्त जब मैं उधर अपनी PhD कर रही थी तो वो अपना बैचलर्स कर रहे थे, और पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया मैं उस कोर्स में पढ़ा रही थी उनको, और उसी वक्त कुछ रिसेंटली हिज मदर हैज़ पास्ड अवे, बेनज़ीर भुट्टो, तो वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम भी था बिलावल के लिए, बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, टू टीच हिम एंड टू सी how he is as a student and to engage with him. अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, क्योंकि आपके तमाम स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तानी एक इतने बड़े लीडर के ख़ानदान से, और बेनज़ीर भुट्टो जो बीबी थी वो बड़ी फेमस थी पाकिस्तान में, उनके बेटे को पढ़ाना, इस हवाले से क्या आपने एक्सपीरियंस किया, और जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे वो निकले? देखिए, एक तो हम बीबी की बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से आई एम अ फ़ैन ऑफ हर, एंड आई डिस्पाइट जो भी उनकी लिमिटेशंस थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर, लेकिन शी वाज एन इंस्पिरेशनल लेडी फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, एंड आई वाज इंस्पायर्ड। जब मैं ऑक्सफोर्ड में थी तो मैं उनके बारे में पढ़ती थी, और उनकी ऑक्सफोर्ड यूनियन में वो प्रेसिडेंट थी, तो मैंने उनको बड़ा उनकी फॉलो किया, उनकी लाइफ को, कि वो ऑक्सफोर्ड में कहाँ इंगेज होती थी, वो कैसे प्रेसिडेंट बनी, एंड उनकी क्या एक्टिविटीज थी। सो आई वाज अ फ़ैन ऑफ हर, एंड सो इन दैट सेंस उनके बेटे को पढ़ाना भी एक प्रिविलेज था, टू बी इन द सेम काइंड ऑफ। लेकिन हाँ, आई थिंक फ़र्क है ऑफ कोर्स बीबी में और बिलावल में। आई थिंक आप बुक स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक लीडरशिप के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो आप लोगों को समझें, उनके लिए एहसास करें, और अपने आप को पॉलिश करें और ग्रूम करें टू एक नेचुरल फ्लेयर भी होती है। सो एक लीडरशिप और बीइंग अ गुड स्टूडेंट एंड एकेडमिक इज़ डिफरेंट। सो या आई एम नॉट श्योर इफ़ अच्छे लीडर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हाँ, मुझे मतलब आई थिंक ये लीडरशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। जी। खान साहब भी ऑक्सफोर्ड में थे जब आप थी, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, उसके हवाले से भी आप कुछ? हाँ, वो जब मैं वहाँ पे वो पढ़ रही थी, तो इमरान खान वहाँ पे अगेन उस वक्त अपने PTI के लिए बहुत एक्टिवली कैंपेन कर रहे थे। कौन सी ईयर की बात है? ये था, मैं वहाँ पे थी 2007 से 2011, तो वो 2010 में वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनियन में, जो वहाँ की सबसे दुनिया की बहुत मशहूर डिबेटिंग सोसाइटी है, वहाँ पर वो आके लेक्चर उन्होंने दिया, और PTI के बारे में बहुत उन्होंने बातें की और अपनी कैंपेन की कि वी विल बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उनकी जो पूरा वो एक गेस्ट लेक्चर था, तो वो बहुत ही, इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट हिम। उनसे फिर मुलाकात भी हुई, और उसके बाद फिर दोबारा उनकी जब उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की, उसके बाद अपनी बुक पब्लिश किया, तो मैं उनकी बुक की लॉन्च में गई, तो जमाइमा भी थी वहाँ पे, सो आई मेट हिम अगैन। सो मेरी उनसे इस तरह इंटरेक्शंस हुई थ्रू इस तरह के इवेंट से। तो अब ऑफ कोर्स 2010 में जब आपने होस्ट किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो बातें की वो आपने सुनी भी होंगी। आपको क्या क्या बातें याद है कि खान साहब ने 2010 में क्या क्या दावे किए, क्या क्या वादे किए, और उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि क्या उन दावों और वादों को पूरा भी किया या नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं दावे क्या क्या किए एज ए लीडर, आपको क्या क्या याद है उस स्पीच में से?
اس اسپیچ میں مجھے ایک چیز بہت ویزبلی یاد ہے کہ انہوں نے جب اپنی اسپیچ شروع کی تو انہوں نے کہا وی ول بی گورنمنٹ دیٹ ول میک اے ڈفرینس ان ٹرمز آف کہ ہم رول آف لا لے کر آئیں گے. اور یہ چیز یہ ابھی تک وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اور یہ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت آئی واز تھنکنگ رول آف لا پہ اتنا کیوں ایمفیسس ہے. اس کا یہی مقصد ہے کہ جب ایک سوسائٹی میں رول آف لا ہوگا تو پھر ساری جو ہماری انکوالٹیز ہیں وہ خود سے ہی فکس ہو جائیں گی نا. ایک سسٹم ہوگا, لوگ ڈریں گے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پولیس ایک پنشمنٹ ہوگی. رول آف لا کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پش کیا اور اکانومی پہ بہت پش کیا, اور جو کرپشن ہے ٹو روٹ آؤٹ کرپشن. تو یہ 2-3 ایسے میسیجز ہیں جو بہت اسٹرانگ تھے, اور ان کا کانفیڈنس کہ ایک نیو پاکستان چینج, اینڈ آلسو ان کی جو اپنی ایک امیج ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے جب وہ آئے اپنے دور میں, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی اچھی طرح ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. تو دس جو دعوے انہوں نے 2011 میں کیے تھے جی وہ 2018 کی حکومت میں آپ کو دکھائی دیا, کیونکہ بہت سے لوگ جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے آخر کیا نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے جو ہے سڑکیں بنائی, موٹر وے بنائے, اور بہت سا ایسا انفراسٹرکچر بنایا جو کہ فزیکلی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو خان صاحب نے کیا کیا پاکستان کے لیے, آپ ذرا عوام کو بتائیں, کیونکہ خان صاحب نے, آپ اس وقت موجود تھے جب خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ سب کچھ چینج کر دیں. جی, اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا, اور انہوں نے دیکھیے یہ ان کی فرسٹ ٹرم تھی ایز پرائم منسٹر, اور اٹ وازنٹ اے کمپلیٹ ٹرم. تو انہوں نے شروع جو میرے خیال میں انہوں نے جو ایک پاکستان کے لیے کچھ ایسے انہوں نے پروگرام شروع کر دیے اور کچھ ایسی انویسٹمنٹس جس سے پاکستان ایک لانگ ٹرم میں صحیح روٹ پہ جا رہا ہے. اب ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, سو یہ اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ود ان 3.5 years آپ ایک, اور اس میں پینڈیمک بھی تھا. عمران خان نے تو اکانومی کو اگر ہم دیکھ لیں, انہوں نے ریمیٹنسز کتنی انکریز ہوئی پاکستان, اوورسیز پاکستان جو میں پہلے کہہ رہی تھی, دے ٹرسٹ ہم, دے لائک ہم بیکاز ہی از آنیسٹ, ہی از ناٹ کرپٹ. تو ایک ٹرسٹ ہے ان کو پاکستان, ایک پازیٹیو امیج ہے عمران خان کا بیکاز ہی ہیز دیٹ ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی. تو ریمیٹنسز ہماری بہت انکریز ہوئیں. یہ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ ہیوج بوسٹ تھا بیکاز ہمیں ڈالرز مل رہے تھے تو ہم اپنے امپورٹس ہمارے لیے ایزی ہو گیا. ہم اپنے امپورٹ, بیکاز ہم ایک امپورٹ ڈریون کنٹری ہے, تو ہمارا ڈیٹ اس طرح نہیں بڑھ رہا تھا جیسے اب بڑھ رہا ہے. اور اس کی اور ٹیکس کلیکشن انہوں نے کتنا 6,100 ٹیکس کلیکشن انہوں نے کیا, جو صحیح طریقہ ہے رادر دین کہ جو اب ہماری پی ڈی ایم گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے, وہ آئی ایم ایف کی جو ساری ہارش سے ہارش کنڈیشنز ہیں ان کو اگری کر رہی ہیں اور ہماری پرائسز انکریز کر رہی ہیں, فیول پرائسز, الیکٹریسٹی پرائسز. جب سے میں پاکستان آئی ہوں کوئی 3-4 دفعہ انکریز ہو چکی ہیں. تو یہ, اور عمران خان کے دور میں ایسا نہیں تھا. اب اس میں ان کے پورے دور میں کوئی 55 روپیز پر لیٹر انکریز کیا تھا انہوں نے فیول میں, اور انہوں نے 15 دن میں 60 روپیز پر لیٹر انکریز, سو ہاں جب ایک دم سے کیے تھے. سو یس ایگزیکٹلی, سو ود ان 15 days انہوں نے اتنا, جو ان کے پورے دور میں اتنا نہیں ہوا تھا. سو یہ ان چیزوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا اپنے میسز پر, انہوں نے غریب لوگوں کا سوچا, اور یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالا. انہوں نے ایک صحیح سسٹم ہے جو ٹیکس کلیکشن, مڈل کلاسز اپر کلاسز کو ٹیکس کریں, اور احساس پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا. انہوں نے اس طرح کے بہت انیشیٹیوز تھے جو جس سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کو وہ اصل میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ چینج کرتے ہیں تو یہ پروگرامز آپ شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو 2-3 ٹرمز چاہیے ہوتی ہیں. اب 3.5 years, اور اس میں جو پینڈیمک آ گیا اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کورونا کی صورتحال تھی اس میں ایسی پالیسیز کو اپنایا گیا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تنگ رہے, آلدو کہ حکومت نے 14-14 ہزار روپے جو ہے غریب اور مستحق افراد تک پہنچائے. لیکن آپ کمپیریزن کریں گے, کیونکہ آپ یہاں پر موجود نہیں تھی, آگے صاحب جو ہے باہر موجود تھی, تو آپ نے بتانا ہے وہاں کی پالیسیز اور پاکستان کی پالیسیز دونوں میں سے پاکستانیوں کے لیے کیا بہتر تھا. کیا obviously اتنا پینڈیمک تھا, آپ کو اس طرح کھلے نہیں بھیجا جا سکتا, جان کا خطرہ ہے. خان صاحب کی پالیسیز کو آپ وہاں بیٹھ کر کیسے جج کرتی؟ خان صاحب نے تو بہت پینڈیمک, میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ پاکستان کی جو the way they dealt with the pandemic was remarkable. اس میں پھر آرٹیکلز آئے تھے اس ٹائم پہ نیو یارک ٹائمز میں, اور پاکستان کو پریز ملا تھا کہ جس طرح عمران خان از ہینڈلنگ دا پینڈیمک. اور انگلینڈ میں تو اٹ واز آف کورس بہت ہی ڈارک ٹائمز تھے, یہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی مشکل ٹائم تھا. تو ہم ان کو اس دور پہ جج کرنا کہ وہ اب یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس وقت یہ گروتھ ریٹ تھا اور اب یہ ہے, اور اسحاق ڈار کیپس comparing the economy and saying کہ ہمارے ٹائم پہ جب آپ نے ہمیں دی تھی تو اس کی رینکنگ یہ تھی اور اب اس پہ ہم گر گئے.
पार्लियामेंट में रोज़ाना वो स्पीचेस पे मैं देखती हूँ वो सेनेट में ये बात कर रहे होते हैं, लेकिन पेंडेमिक था, हम कैसे इसको एलिफेंट इन द रूम, हाउ कैन वी इग्नोर इट, पेंडेमिक था और उसके बाद फिर इन्होंने स्पायरलिंग जो, सो इसको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने दिया था प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं दिया था, वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम था और ग्रोथ रेट उस वक्त अच्छे से किया खान साहब ने। हाँ, हैंडल उन्होंने आई थिंक ही हैंडल्ड इट वेरी वेल, स्पेशली जैसे मैं कह रही हूँ इंटरनेशनली भी इनको प्रेज़ मिला था जी। तो खान साहब ने जो पॉलिसीज बनाई उस पर पाकिस्तानियों की एटलीस्ट किसी एक चीज़ के ऊपर तो जो है तारीफ हुई कि अच्छे तरीके से नॉट जस्ट दिस बट ऑल्सो जब वो आए गवर्नमेंट में तो उस वक्त एक बहुत पॉजिटिव इमेज आई पाकिस्तान की। आई रिमेंबर 2018 में इंटरनेशनली आर्टिकल्स आ रहे थे कि इमरान व्हेन ही वाज गोइंग टू द यूएन, व्हेन ही वाज स्पीकिंग, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और आई वाज सो एक्साइटेड एज वेल कि फाइनली हमारे कोई लीडर आए हैं जो हम वी कैन प्राउडली से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक वो प्राउड मोमेंट था, क्योंकि टिकटॉक की बात करिए या किसी सोशल मीडिया ऐप की, तो खान साहब को बड़े ऐसे दिखाया जाता है जैसे हीरो आ रहे हैं और बाकियों को जो है मिमिक्री की जाती है। तो आप इस चीज़ की गवाह है कि खान साहब के आने से आपको प्राउड फील होता था कि एटलीस्ट पाकिस्तान को कोई बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है। जी बिल्कुल, एटलीस्ट समबडी जो एक डायलॉग कर सकते हैं ना, एक डायलॉग कर रहे हैं और प्रोडक्टिव डायलॉग कर रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे लीडर्स से और अपनी ऑफ कोर्स एक दिस इज द वे जो है इंटरनेशनली रख रहे थे उसको कि पाकिस्तानियों को मसला है या जी, और पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, हमारी नेशनल ऑनर को और हमारी इंटेग्रिटी को, डिग्निटी को। तो ये था और ये हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। हमने पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया था कि हम उसको हर एक के आगे अपने आप को प्रेजेंट करके कॉम्प्रोमाइज़ करें। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे ही रिप्रेजेंटेड अस। अगर हम बात कर लें कि करप्शन तो शुरू से है, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया, किसी न किसी तरीके से जो है करप्शन होती रही। डू यू थिंक खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है कौन करप्ट है कौन नहीं, या जो सियासतदान अभी जो है वो करप्शन की वजह से बदनाम है, वो पहले भी उतने ही बदनाम थे कि खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बता दिया कौन किस लाइन में खड़ा है? देखिए, पहले आई थिंक चीज़ें वही है कि मे बी 10-15 साल पहले चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया खुद भी इतनी एम्पावर्ड नहीं थी। तो करप्शन तो हमारे सिस्टम में रही है शुरू दिन से, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकी। हम लोग कभी मिलिट्री, फिर सिविलियन डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री, और हमेशा इंटरफेयर। अभी तक हमारी कंप्लीट टर्म तो हुई नहीं है, सिविलियन टर्म हमने अभी कंप्लीट नहीं की। सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। तो इसमें फिर ऑफ कोर्स जब करप्शन हो रही है और लोग, लीडर्स सिर्फ अपनी इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, गरीब लोगों के बारे में, तो वो करप्शन हमेशा से थी। इमरान खान ने उसको हाईलाइट किया, उसको अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अब ये जो सारा लीगल क्राइसिस चल रहा है अभी, जुडिशरी का और पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी अब एक ये बहुत डिफरेंट दौर में अब हैं। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। करप्शन चल रही थी, पॉलिटिशियंस को मारा जा रहा था, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब एक बहुत ही डिफरेंट दौर है। और ये द क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान फॉर इंगेजिंग द पब्लिक। वो अब उन लोगों से बात करते हैं, खिताब करते हैं लोगों से रोज़ाना ऑलमोस्ट अपनी सोशल मीडिया से, तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। तो उन्होंने बस हाईलाइट किया करप्शन से पहले लाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस ही ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि एजुकेट करें ना। अब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, लोगों को पता है कि अब हमने क्या प्रोसेस फॉलो करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है, हम ये प्रोसेस है क्या, कि कितनी अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बन रहे हैं, इनका सुओ मोटो नोटिस का क्या मतलब है। सब आई थिंक ये लोगों को सियासी शऊर नहीं था। पता है लोगों को, ये भी पता है कि किसने किस चीज का जो है इख्तियार हासिल है, किसने इसका ऑर्डर देना है, इलेक्शन की डेट कौन दे सकता है। हर एक चीज जो है वो वाजे हो चुकी है, किसके इख्तियार में है और किसके इख्तियार में नहीं है। हाँ जी, अगर हम बात करें जो पाकिस्तानी है या कोई भी कंट्री के लोग हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ से आप पाकिस्तान आई हैं, तो पाकिस्तान आने का मकसद क्या था कि पाकिस्तानी को सर्व करना है, पीटीआई में क्या क्या चल रहा है ये बताएं। हाँ, पाकिस्तान आने का मकसद हमेशा से मेरा एक ये पैशन रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, लेकिन फिर मैं इंग्लैंड चली गई बचपन में ही, और मैं वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड से, और फिर मैंने सिविल सर्विस में वहाँ पे जॉब की है, यूके सिविल सर्विस में। एंड तो वो एक, लेकिन हमेशा से मेरे अंदर एक आई हैड अ very strong connection to Pakistan. इसमें the credit also goes to my father. मेरे अब्बू वो पॉलिटिक्स में, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है, और हम हमेशा, मैं और मेरे अब्बू, हम पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी डिस्कशंस और बातें करते थे। तो एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप था, लेकिन मौका मुझे अब मिला है कि अब मैं पाकिस्तान आई हूँ और अब मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, और ये मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, अपना जज्बा फॉलो कर रही हूँ। What do you think कि पाकिस्तान में अगर आपको मौका मिले तो वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगी फौरी तौर पर बेहतर की जाए या फौरी तौर पर आवाम के लिए की जाए?
सबसे पहले मेरा हमेशा से जब भी मैं पाकिस्तान के बारे में मैंने सोचा है तो एक बहुत ही चीज़ जो मुझे नज़र आई है कि यहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी बहुत ही ऑब्वियस है. हमारे जो अपर क्लास और मिडिल क्लास और लोअर एक्सट्रीम्स हैं. सो मेरा एक पूरा एक्चुअली रीज़न और मेरा पैशन हमेशा से सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे है कि मैं उनके लिए किसी तरह उनके माशी हालात में बेहतर कर सकूँ. मेरा उनसे उनके लिए एहसास है. सो आई वुड से नंबर 1 वुड बी कि मैं किसी तरह जो हमारे गरीब तबका है उनकी लाइफ को किस तरह बेटर कर सकूं, उनके लिए क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इनिशिएट कर सकूं. उनकी एजुकेशन, अगर हम गांव में जाएं हम देखते हैं कि स्कूल्स कितने कम हैं, टीचर्स कितने लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज, और ये हमारे मैसेज हैं ज़्यादातर हमारी गरीब और जो उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स. सो आई वुड से कि गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम्स, उनकी एजुकेशन सबसे पहले, पढ़ाई और उनकी हेल्थ केयर, उनकी वेलफेयर के लिए सबसे पहले दिस इज़ व्हाट आई वुड डू. आई वुड फोकस ऑन आई वुड मैं अपने पूरे बजट को इसी तरह टारगेट इसको रिप्रायोरिटाइज करूँगी. हाँ जी, रादर देन कि हम मिलिट्री पे इतना ज़्यादा. सो गरीब लोगों के लिए. एंड सेकेंडली आई वुड से रूल ऑफ लॉ, जो एक पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक सिस्टम हो जिसको हम फॉलो करें, जिसको पुलिस डरे, लोग डरें कि हमारी एक इन्फोर्समेंट है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. और थर्डली आई थिंक आई वुड रियली स्ट्रेंथन आवर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, बिकॉज हमें डायलॉग, अभी जैसे रिसेंटली एक US समिट हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने नहीं इंगेज किया. कब हुआ ये अभी हुआ है लास्ट मंथ US में. इट वाज अ डेमोक्रेसी समिट एंड दे इनवाइटेड पाकिस्तान, बट पाकिस्तान ऑप्टेड आउट ऑफ इट. अब जो हमारे हालात हैं, हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं, हमें इंगेज करना चाहिए US के साथ और जो हमारे सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं. सो आई वुड से इंटरनेशनली मैं अपने लिंक्स स्ट्रॉन्ग करूँगी, बिकॉज हमें ज़रूरत है. हमें हमारी अभी डेवलप्ड उस तरह कंट्री नहीं है कि हम स्टैंड अलोन कर सकें. हमें US की भी ज़रूरत है, हमें चाइना की भी ज़रूरत है, हमें सारे पार्टनर्स की ज़रूरत है. और डेवलप होने के बाद भी आगे आपको अपने ताल्लुकात तो बेहतर ही रखने आपको एक डिप्लोमेसी के साथ चलना है. आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ चल के सबके साथ आप अपने कंट्री को तो पहले स्ट्रॉन्ग तो करें, इकोनॉमी को, उसके बाद आप फिर आप सोच सकते हैं कि आपने किस तरह अपने आप को अलाइन करना है. अगर हम बात करें जैसे कि आपकी स्टडीज़ हैं पॉलिटिकल साइंसेज में, आपको पता है डिफरेंस कि एक पढ़ा लिखा सियासतदान जो है वो किस तरीके से मुल्क के लिए पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकता है, और एक जो जैसे कि हमारे अक्सर औकात स्कैंडल्स उठते रहते हैं कि फ़लाँ सियासतदान की डिग्री जो थी वो जाली थी, फ़लाँ सियासतदान की डिग्री जो थी वो जाली थी. तो जाली डिग्री वाले सियासतदान में और किसी अच्छे ऑक्सफर्ड के पढ़े हुए सियासतदान में या किसी और नॉन इदारे से पढ़े हुए सियासतदान की पॉलिसीज़ में, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? आई थिंक ये बेसिक डिफरेंस यही है कि हर चीज़ को फिर जो जेन्युइनली एक जिनकी क्वालिफिकेशंस हैं या जेन्युइनली जो इनलाइटेंड और एंड आई वुड से कि ठीक है, एजुकेशन इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको एक अच्छे लीडर बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन इट रियली हेल्प्स. आई थिंक आप अपने 5-year प्लान्स बना सकते हैं, आप उनको सही तरह स्टडी करके आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन. तो आई थिंक डिफरेंस यही है कि आप एक बहुत ही एजुकेटेड तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करके आप उसको इम्प्लीमेंट करें. और आई थिंक ऑफ कोर्स अगर आपके पास जाली डिग्री है तो वो भी नज़र आ जाता है. हमारे बहुत अभी हैं लीडर, पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि हमारी ये प्रॉब्लम है. और फिर जब वो लीडर्स जिनकी जाली डिग्रीज है, जब वो बातें कर रहे होते हैं इंटरव्यूज में, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, बट बट वी कैन सी कि उनके फैक्ट्स एक बताएंगी आपको ये ऐसी बात जिसे, क्योंकि आपको तो पता है, आपकी स्टडीज ये है, आपको बेसिक चीजें पता है जो आपको शायद ना पता हो कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में, लाइक जिसने पॉलिटिकल जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, में फ़र्क क्या है. कोई भी आज तक आपने कोई टीवी शो देखा, कुछ भी देखा, उसमें सबसे फ़नी चीज़ आपको क्या लगी? हम उस शख्स का नाम नहीं बताएंगे, पर हम बताएंगे उसने बात क्या की. हाँ, मतलब एक अभी इंटरव्यू रिसेंट, एक हमारी जो लीडर हैं वो शी वाज आस्क्ड व्हाट्स योर फेवरेट हिस्ट्री बुक एंड शी सेड फिक्शन इज़ माय फेवरेट हिस्ट्री. मतलब इट वाज सो फनी. आप फिक्शन को हिस्ट्री, हाउ कैन यू से दैट? सो एंड आई थिंक वी ऑल नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. लेकिन इस तरह की आप जब स्टेटमेंट्स देते हैं, इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं, तो अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपने कोई चीज़ रटी हुई है और वो जेन्युइन नहीं है. तो बट आई थिंक अगेन आई वुड लाइक टू से कि हर एक
बंदे का अपना है वो एक्सपीरियंस और लेकिन एज अ लीडर आप कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी ऐसी बात करेंगे या कोई और ऐसी बात करेगा तो वो हमें भी एम्बैरेसमेंट होती है एज अ पाकिस्तानी। जी, आपको खुद तो अपनी पहले एजुकेशन ना भी हम कहें तो अपनी नॉलेज तो आप इंक्रीज़ करें और आप सही बात करें, अगर आपको नहीं पता तो आप ना बात करें। तो आई थिंक एक अपनी कंट्री के लिए आप उसको मजाक ना बनवाएं, आप अपने काम को सीरियसली लें और उसको एक गेम ना बनाएं। लेट्स नॉट ट्रीट पॉलिटिक्स एज डर्टी, आई वुड से आप इसको एज अ जॉब ट्रीट करें। इंग्लैंड में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, मतलब एक इतना सिस्टम वो है, इतना स्मूथ है कि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो लिटरली विद इन हाफ एन आवर जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो दे लीव द 10 डाउनिंग स्ट्रीट एंड देन द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ड्राइव्स थ्रू। तो एक इतना सीमलेस सा सिस्टम है और वहाँ पे पॉलिटिक्स का ये जंग नहीं चल रही है, वॉर। तो हमें थोड़ा इस पॉलिटिक्स को थोड़ा हमें रीथिंक करना चाहिए कि हम एक काम कर रहे हैं और हमने कंट्री को बेहतर करना है, हमने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और अपनी पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो यू थिंक सो कि जैसे कि हमारे सियासतदान जब भी बात करते हैं तो ये बात की जाती है कि फलां ने ये गलत कर दिया, फलां ने ये गलत कर दिया और फलां ने ये गलत कर दिया। इसके बजाय हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपने सही क्या किया। हाँ बिल्कुल, बुराइयों के बजाय हमें उनके अच्छे कामों को पूछना चाहिए क्या क्या किया आप लोगों ने कंट्री में। डू यू थिंक सो? हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे ही है बिकॉज इसी तरह तो हम आगे आई थिंक अगर आपने काम करना है ना और असल में काम करना है तो हमारा फोकस अपने आप पे होना चाहिए, अपने आप को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री। अगर हम एक दूसरे पे वी आर ऑलवेज शूटिंग फायर एट ईच अदर तो फिर हम हमारे फिर हम कब सोचेंगे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अब इलेक्शंस करवा देते 2-3 महीने पहले तो हमारी इकोनॉमी कितनी अभी डिफरेंट होती। अभी इन्फ्लेशन रेट हमारी 35% है, 31% से ये चीज़ आवाम को समझने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि कहते हैं कि जब पैसे नहीं है तो फिर इलेक्शन से क्या होता है ना। ऑल दो आपकी मईशत जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी मईशत कैसी रहेगी अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल है। आवाम को आपने आगाह करना है किस तरह डिपेंड करता है ये मईशत हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे स्टेबल होने पे। आवाम को आप आम अल्फाज में बताएंगी और समझाएंगी कि क्यों जरूरी है इलेक्शन। खान साहब क्यों कहते रहते हैं कि इलेक्शन करवाएं जबकि आपके हमारे पास तो पैसे नहीं है। हाँ नहीं, पैसे हमारे पास हैं, यहाँ पे नियत नहीं है इलेक्शंस करवाने की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए इलेक्शंस हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब से ये पूरी नेशनल असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं तब से हमारे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, हमारे डॉलर की देखिए रेट क्या, महंगाई कितनी हो गई है, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई है, हमारी कंट्री डिफ़ॉल्ट होने वाली है। अब इसको एक बहुत ही हम सिंपल एनालिजी में आपको देती हूँ कि अगर हम घर को देखें उसमें जो हमारे घर के लोग होते हैं, माँ बाप बच्चे एक्सेट्रा, अगर घर का ही निज़ाम नहीं सही चल रहा तो आप किस तरह अगर सुकून नहीं है घर में तो आप कैसे बाहर जाएंगे, कैसे जॉब करेंगे, कैसे अर्न करेंगे, कैसे अपनी इनकम लाएंगे और उधार भी कैसे लेंगे। जी आपकी तो घर में आपस में नहीं बनती, आप उनसे उधार मांगने आ रहे हैं, आप पे तो घर के वाले यकीन नहीं करते। और एक वो निज़ाम नहीं होगा ना, अगर एक सिस्टम ही नहीं है घर का तो आप कैसे आगे बाहर फिर दुनिया को कैसे फेस करेंगे। तो हमारे पास अभी हमारी सिचुएशन है कि हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो उसको हमें इलेक्शन से हमें एक पता चलेगा अब ये नेक्स्ट गवर्नमेंट है, नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, लेट्स नॉट फाइट एंड एक पावर स्ट्रगल में नहीं हमें रहना चाहिए। हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर हम लोगों का यहाँ पे एक मूड चेंज हो रहा है तो हमें, और अगेन आई वुड से इंग्लैंड में ऐसा होता है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर टोनी ब्लेयर रिज़ाइन, जब उनको नज़र आया कि उन्होंने इराक वॉर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हुई, बहुत वो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो ही रिज़ाइंड ग्रेसफुली। सो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को भी ये एक इसमें हमें आना चाहिए। आप छोड़ें गवर्नमेंट, आप फिर नेक्स्ट आप यहीं पर हैं, आप दोबारा आ जाएंगे नेक्स्ट टर्म में, एक चांस तो दें एक दूसरे को और कंट्री पे फोकस करें रादर देन कि हमने बस अपनी कुर्सी पे बैठे रहना है। बेशक लोग जो भी कहें तो बेइज्जत आप सो वी शुड रियली आई थिंक अपने इस तरह जो है सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कुर्सी मर्तबे दोबारा भी आ जाते हैं लेकिन इज्जत जो है वो एक ही बार आती है। मैडम ये कहिएगा कि खान साहब ओवरसीज पाकिस्तान में तो बहुत पाकिस्तानियों के हवाले से तो बेहद फेमस है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पर एक और चर्चे है कि खान साहब इतने फेमस हो चुके हैं कि अगर आप किसी गोरे से भी पूछे पाकिस्तान तो वो आगे से कहता है इमरान खान। जवाब ये होता है, इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा कुछ होता है? आपको एक्सपीरियंस जो आप आवाम के साथ शेयर करना चाहिए।
ہاں دیکھیں عمران خان ہمیشہ سے آف کورس ایک سیلیبریٹی رہے ہیں, ایک اسٹار رہے ہیں, پیپل لو ہیم ان پاکستان, ٹھیک ہے, پالیٹکس کے آنے سے پہلے بھی ان کی جو اچیومنٹس ہیں, ان کی جو پاکستان کے لیے انہوں نے جو کیا ہے, جو فلانتھروپک ورک کیا ہے, کرکٹ تو ایک آف کورس ان کی ایک لیگیسی ہے, اس کے علاوہ جو انہوں نے ویلفیئر کام کیا ہے. لیکن جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں تو میرے اب انٹرنیشنل فرینڈز جو مجھے میسج کرتے ہیں, عمران خان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ وی پیپل آر فالوئنگ واٹ ہی از ڈوئنگ, اینڈ وہی ہیں جو بیسکلی ایک رول آف لا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور جسٹس کی بات کر رہے ہیں, صحیح بات کر رہے ہیں. وہ جب بھی اپنی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ, تو ہی از این آنیسٹ پرسن, جو ایک جینوئنلی غریب لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں. تو بالکل وہ ہیں. پورے بھی آج کل پوچھ رہے ہیں خان صاحب پاکستان. اگر اسی حوالے سے ہم بات کریں, خان صاحب جو ہیں وہ فیمس تو ہیں ہی, لیکن باقی سیاستدان جو ہیں ان کے فنڈز کے بارے میں تو سوالات نہیں اٹھائے جاتے. خان صاحب نے باہر سے فنڈز لیے, لے کر جو ہے ٹرسٹ کے نام پر لیے اور یہاں پر پالیٹکس لگا دیے. اس میں کیا سچائی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو, کہ کیونکہ پاکستانی پی ٹی آئی کے کارکن تو کہتے ہیں یہ ایک اوچھا ہتھ کنڈا ہے, باہر کے لوگ اس تمام فنڈز کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ پاکستان جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا, وہ ان کا جو پیار اور ٹرسٹ ہے عمران خان کے لیے وہ وہیں کا وہیں ہے اور وہ نہیں جائے گا, کیونکہ ان کی ایک کنیکشن ہے اوورسیز, اسپیشلی انگلینڈ کے اوورسیز کے پاکستانیز کے ساتھ. انہوں نے وہاں پہ اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ گزارا ہے اور وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں سے ملتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, تو ان کا دے لو ہم اینڈ دے ہیون چینجڈ ہز ویو, دیئر ویو اباؤٹ ہم, اور وہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. سارے توشہ خانہ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیے توشہ خانہ کی جب سے وہ ہماری رپورٹ نکلی ہے نا, پبلش ہوئی ہے کہ کس نے کیا لیا, تو اس میں تو ایکچولی عمران خان نے تو کافی چیزیں واپس کی ہیں, تو اور انہوں نے جو چیزیں رکھی بھی ہیں, تو اگر ہم ٹوٹل فگرز دیکھیں تو وہ نواز شریف اور آصف زرداری انہوں نے سب سے زیادہ جو چیزیں انہوں نے سب سے زیادہ چیزیں لی تھی, گفٹس, دی اماؤنٹ. سو جب ہم بات کرتے ہیں کم یا زیادہ کی بات نہیں کی جا سکتی, غلط جو ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو. تو خان صاحب پر اس حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے کہ شاید انہوں نے جو ہے کچھ غلط کیا, یا بالکل؟ آئی تھنک اس میں دیکھیں ان کے کیسز چل رہے ہیں, ان کو کورٹ جا کے اور جا بھی رہے ہیں, وہ ہیئرنگس پہ جا رہے ہیں, وہ ڈسپائٹ بینگ انجرڈ ہی از اٹینڈنگ دا کورٹ. لیکن ٹرسٹ جو ہے وہ قائم ہے. ہاں ٹرسٹ قائم ہے, اور لوگ اس چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ایک پولیٹیکل گیم چل رہی ہے ایک دوسرے پہ, ٹرائنگ ٹو تھرو مڈ ایٹ ایچ ادر بیسکلی. تو وہ کورٹ میں جائیں, اس چیز کو کورٹ ڈیسائیڈ کرے, اگر ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ بھی ایک کوسچن ہے. ایک گھڑی لے کر اس کی جائز قیمت دے کر آگے بیچ بھی دی جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ان کا موقف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جب چیز خرید لی تو وہ اس کا جو مرضی آگے کیا جا سکتا ہے. خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایز اے پرسن آپ نے بتانا ہے, خود ایز اے فالوور یا آپ فالو کرتی ہیں, خان صاحب کو جو ہے پی ٹی آئی کو پسند بھی کرتی ہیں, منشور کو. خان صاحب کی ایک سب سے اچھی بات جو ان کو خان صاحب بناتی ہے, اور کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے عادت؟ آئی تھنک سب سے ان کی جو گریٹسٹ اسٹرینتھ ہے, آئی ووڈ سے, از ہز پرسیویرنس اینڈ ہارڈ ورک. بیکاز آئی ریممبر ان کا میں نے انٹرویو ایک دیکھا تھا when long time ago, and he said that when he was in his cricket days, he said کہ میں he said I'm not the best player, لیکن I practice and practice and practice, and he would do that, he would go to the nets and keep practicing. تو وہ جو ہارڈ ورک اور پریکٹس کی انہوں نے روٹین ڈسکرائب کی تھی نا, وہ ابھی تک ان کی زندگی میں چل رہی ہے. تو آپ نے ایک وہ جو پرسیویرنس ہے ان کے اندر اور کریج ہے, سیلف بلیف, سو دیٹس واٹ میکس ہم اے لیڈر. اور ان کی آف کورس جو آنیسٹی ہے, اینڈ آئی تھنک ان کی جو ویکنیس جو دیٹ ہی کوڈ آئی تھنک جو چینج کر سکتے ہیں. آئی تھنک پالیٹکس میں ہمیں ڈپلومیسی کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. آئی تھنک ہمیں کبھی نہ کبھی اپنی وداؤٹ کمپرومائزنگ آور نیشنل آئیڈینٹی, ہمیں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور ایک ڈائلاگ اور انگیجمنٹ. سو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی میں بھی زیادہ ڈپلومیسی سم ٹائمز اٹ کین ہیلپ بینگ اے پولیٹیشین. تھوڑی سی جو ہے روابط قائم رکھنی چاہیے, ہمیشہ اس ڈگر تک نہیں چلے جانا چاہیے جب جو ہے چیزیں بہتری کی طرف آئی نہ سکیں. So we shouldn't burn all our bridges. جی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے پاکستانیوں سے کیا کہیں گے؟ پاکستانی سے یہ کہوں گے, اوورسیز پاکستانیز they have a great attachment to Pakistan and they want to take part. ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور ایون ووٹ کریں اور یہاں کے سسٹم میں حصہ لیں. تو پاکستان کو ہمیں ایک ایسا اپنی کنٹری کو بنانا چاہیے کہ سب لوگ یہاں پہ واپس آئیں, ناٹ کہ یہاں سے بھاگیں. اور ابھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں.
वाकई पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. तनाज़रीन, आज आपने देखा पाकिस्तानी सियासी सिचुएशन, पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की नज़र से, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये पूरे दुनिया में हमारी जो है जग हसाई का रीज़न बन रही है. आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है और इलेक्शन किस कदर ज़रूरी है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, और क्या खान साहब ने जो स्टेप्स लिए वो अच्छे थे, और क्या लगता है आपको कि क्या मज़ीद कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो खान साहब को लेने चाहिए एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर. अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.